वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंसुरेशन के अंदर जो है कहते हैं वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो शेप्स होते हैं हमारे पास, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ शेप्स। ठीक है, 2D शेप्स भी होते हैं और 3D शेप्स होते हैं। ठीक है ना, सबको पता है ना 2D शेप्स क्या होते हैं। 2D मीन्स टू डायमेंशनल। 2D वो शेप्स होते हैं जिनमें आपके पास लेंथ और ब्रेथ होती है। और 3D शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप्स होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं, तीन डायमेंशन होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मेरे पास पेज है, एक बुक का पेज है अगर, या मेरे पास ये टिश्यू बॉक्स है मेरे सामने। अगर मैं एक टिश्यू निकाल लूं, दिस वन टिश्यू, व्हाट इज दिस? बिल्कुल सीधा कर लें अगर इसको, बिल्कुल सीधा, ये मतलब तो ये एक 2D शेप है, इट्स अ रेक्टेंगल। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, एक बुक का एक पेज होता है, वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। लेकिन बहुत सारे पेजेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 3D शेप बन जाएगा। ठीक है, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, वैसे 2D वो बन जाएगा क्यूबॉइड। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मेरे पास एक पेज हो बुक का तो वो क्या होगा? दैट इज अ रेक्टेंगल। लेकिन अगर बहुत सारे पेज बना लो, इतनी मोटी बुक बना लो, तो अब क्या हो जाएगा? वो एक 3D शेप बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे क्यूबॉइड। तो 2D शेप्स आर दोज व्हिच हैव टू डायमेंशन। 2D मींस टू डायमेंशंस। दो डायमेंशंस क्या होती है? एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। 3D शेप्स क्या होता है? इसमें थ्री डायमेंशन, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, तीन डायमेंशन होगी उसमें। नाउ हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। ये मेरे पास कुछ मैंने आपको फॉर्मूलाज दे दिए 2D शेप्स के। फर्स्ट 2D शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स L प्लस बी। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया और पेरीमीटर हो गया। देन वी हैव स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि एल स्क्वायर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर में 4L। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, टोटल कितना हो जाएंगे? 4L। देन वी हैव ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर हम एरिया देखें तो ट्रायंगल का एक एरिया बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हाफ बेस इनटू हाइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाफ ए बी साइन सी। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में पढ़ लिया। देन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप होता है इसमें दो साइड हमारी पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स क्या होंगी? नॉन पैरेलल। ठीक है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। देन रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस बेसिकली होता है, अगर मैं स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दूं, डायमंड शेप जो होता है वो थोड़ा, वो क्या होता है? रोम्बस होता है। स्क्वायर को टिल्ट कर दें अगर, रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड आपको ये सारे कॉमन फॉर्मूला हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही आपने अच्छी खासी दफा सॉल्व कर लिए होंगे, है ना? ट्रेपेजियम कहाँ पर आया था याद है? काइनेमेटिक्स के अंदर आया था बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा, रोम्बस जो है वो क्या है? रोम्बस में बेस इनटू हाइट होता है। ये बेस लेंगे हम, ये वाली नीचे वाली, और हाइट जो होगी ना, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। रोम्बस की जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है हाफ एक्स वाई। रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ एक्स वाई। हाफ एक्स वाई का क्या मतलब है? कि जो है कहते हैं एक्स और वाई क्या है? डायगोनल्स हैं। रोम्बस का फॉर्मूला एरिया है ना, डायगोनल्स के थ्रू भी निकल सकता है। अगर आपको रोम्बस के दोनों डायगोनल्स पता हो ना, तो हाफ और एक्स और वाई क्या हो गया? एक एक्स एक डायगोनल हो गया और वाई दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, रोम्बस के बाद नेक्स्ट शेप हमारे पास होगा पैरेललोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम ये होता है जब हम रेक्टेंगल को हल्का सा टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर देते हैं। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और फिर उसके बाद है सर्कल। सर्कल के लिए हम क्या करेंगे? सर्कल तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल कॉमन शेप है, आप सबको पता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। और सेक्टर, व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? सर्कल का ही एक पार्ट। अगर आप आसान एग्जांपल ले लें तो पिज्जा। पिज्जा का जो एक स्लाइस हम निकालते हैं, वो एक स्लाइस क्या होता है? वो सेक्टर होता है। ठीक है ना, पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो होता है एक सेक्टर। अगर हमने सर्कल का एक पोर्शन, सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। जो आउटर बाउंड्री है ना पूरी, उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ये जो आउटर बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। फिर हम बात करेंगे सेक्टर की।
सेक्टर के लिए क्या करेंगे? देखो सेक्टर के लिए जो है ना फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360, देखो थीटा आ गया अपॉन 360 इंटू, अब जैसे कि बाकी जो है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी? थीटा अपॉन 360। देन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होगा आर्क लेंथ के लिए? आर्क लेंथ जो है ना ये पूरे सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन है। आर्क लेंथ बस ये है। अगर आपने पिज्जा का जो वो क्रस्ट होता है, तो पिज्जा का स्लाइस होता है उसके ऊपर कोने कोने पे जो क्रस्ट है वो क्या है उसका? आर्क लेंथ है। ठीक है ना? अब बात ये है कि आर्क लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये सर्कमफेरेंस का, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा? थीटा अपॉन 360। देन पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या होगा? पेरीमीटर के लिए ये दो लेंथ है हमारे पास। ठीक है, ये पेरीमीटर के लिए क्या होगा? आर्क लेंथ प्लस 2 आर। आर्क लेंथ प्लस 2 आर। ठीक। ओके ना? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमने सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किए हैं अभी हम राइट नाउ। अब हम इसके जो है कहते हैं क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दीज आर द 3D शेप। 3D शेप को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फॉर द 2D। एग्जाम में जो है फॉर्मूला शीट आना शुरू हो गई है लास्ट ईयर से, लेकिन उसमें भी कंप्लीट फॉर्मूलाज नहीं है। मैं आप लोगों को ग्रुप पे आज भेज दूंगा कि क्या फॉर्मूला शीट आएगी। उसके अंदर जो फॉर्मूला नहीं है उसको तो आपको याद ही करना है। ठीक है, लेकिन वैसे वो सारे ही याद करने के। फॉर्मूला याद होता है तो फौरन से आपको क्लिक कर जाएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं होगा तो वो क्लिक भी नहीं करेगा फिर फॉर्मूला। ठीक है, आ जाते हैं आप 3D शेप्स को। राइट नाउ हम 2 मिनट डिस्कस नहीं करें, पहले हम एक काम करेंगे। हम इसके जो है थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं 2D के। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल और पेरीमीटर तो बहुत अच्छा है, आसान है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है हमने। एक पार्ट में करवा देता हूँ उसका। अगर मैं ये देखूं पार्ट डी करवा लूं डायरेक्टली, बताएं एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर हम पार्ट डी सॉल्व करें तो व्हाट शुड बी द एरिया? क्या होगा फॉर्मूला एरिया का? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या कंसिडर करेंगे बेस? ये 18 बेस हो गई। और हाइट क्या होगी? हाइट हमेशा क्या होती है? ये बीच में से ना राइट एंड 90 डिग्री वाली वर्टिकल हाइट होती है 15.6। ठीक है, बताएं क्या आंसर आएगा? 140.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जरा कौन सा शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है। पहला शेप कौन सा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस है 9 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 6। क्या आंसर हो जाएगा? बेस हमारी 9 है और हाइट 6 है। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा? 54 सेंटीमीटर है। नाउ पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी के अंदर क्या बोला हुआ है? एरिया ऑफ ट्रिप। ये कौन सा शेप है? ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा भाई हमजा, आपका क्वेश्चन है कि सर इसको मैं बीच में लाइन बना के वो कर लूं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल अलाउड तो है बट आई वुड नॉट रिकमेंड। ठीक है ना? ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी सीखे हैं हम लोग, कोई मुश्किल बात नहीं है। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल हाइट क्या होंगी? 6 + 9। 2 1 2 2 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 15। आंसर इज 30 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा उसके साथ। ठीक है, अब कुछ कुछ आसान पार्ट होंगे ना वो मैं स्किप करता जाऊंगा। पार्ट सी क्या है? इसमें भी क्या लगेगा? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। 6 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ट्रेपीजियम है, क्या होगा इसका एरिया? हाफ बेस, हाफ इंटू हाइट। हाइट क्या है? 5.5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 4.4 + 6। कैलकुलेटर यूज कर लें हम लोग। मोस्टली पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में भी आ सकता है बट वैल्यूज छोटी आएंगी फिर आएगा तो। क्या आ रहा है? 28 पॉइंट। चलें और आगे चलते हैं हम। तभी नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या है? व्हाट इज दिस शेप? ये कौन सा शेप है?
ये हम कुछ क्या, एक शेप नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट शेप। कॉम्पोजिट शेप का मतलब होता है इसमें कम दो या तीन शेप्स मर्ज हों। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं तो उसमें एक ट्रायंगल अलग हो गया और एक रेक्टेंगल अलग हो गया। अब इसको इस तरीके से करना है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 19 और ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, 14.6 माइनस 7.2। 14.6 माइनस 7.2 क्या हो जाएगा, 7.4। हाफ बेस इंटू हाइट। बताएं क्या आंसर होगा। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच शेप। अच्छा ये तो अभी हमने सिर्फ निकाला है, ओके ट्रायंगल निकाला। रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 19, 126 पॉइंट, सही से बताओ। ओके 136.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया अगर हम निकाल लें तो 20। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच शेप। इन सारे शेप्स का एरिया निकालना है, हमें क्या करेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट ए में क्या करें, एरिया कैसे निकालें इस शेप का। देखो इसका तरीका ये है, या तो मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का माइनस कर लूँ, वो बड़े वाले ट्रायंगल का निकाल लूँ, माइनस कर लूंगा स्मॉलर ट्रायंगल, रेक्टेंगल मेरा मतलब, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ फ्रंट। देखो बड़ा वाला क्या है, ये शेप क्या है, दिस लार्जर शेप इज रेक्टेंगल। लार्जर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, ये कर सकते हैं हम। या फिर हम क्या करेंगे, स्मॉलर रेक्टेंगल ये है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल ही है। देखो एक तरफ 10 है एक तरफ 8.5 है ना, स्क्वायर में दोनों सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा लार्जर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, या फिर मैं यूं लाइन बना लूं, ये लाइनें बना लूं तो क्या हो जाएगा, तीन रेक्टेंगल हो जाएंगे, तीनों रेक्टेंगल ऐड कर लूंगा सीधा सीधा। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। मेरी बात समझ रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं, लार्जर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगल। ओके अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। क्या आंसर आए आप लोगों के। 17.5, 71.5। ओके देख लेते हैं जरा, मैं चेक कर लूं। देखो एक तरीका ये है कि मैंने ये लाइंस बना दी, तीन रेक्टेंगल हो जाएंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल क्या होगा मेरा, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 8 पॉइंट, ये 8.5 है ना, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5। ओके सेकेंड रेक्टेंगल क्या होगा, सेकेंड रेक्टेंगल में अगर मैं यहाँ देखूं कि ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ तो मेरी 8.5 है, इसमें से ये 4.5 माइनस कर दो, बाकी कितना बच गया 4। और ये पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ क्या है 10, 10 में से 3.5 और 3.5 माइनस कर दिया, तो यानी कि 3 बच गया ये बीच वाला, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला जो है ये 8.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, यानी कि 8.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3, वापस से 8.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो आंसर इज वन, आंसर इज 71.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है। सेकंड वाले शेप का भी ऐसे ही होगा। सेकंड वाले शेप के लिए क्या होगा, हमारे पास ये लेंथ है, ठीक है, दो रेक्टेंगल्स हैं, ऊपर वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6, और नीचे वाला रेक्टेंगल क्या होगा 13, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, आई एम सॉरी, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे वाला रेक्टेंगल क्या होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे चलते हैं। अच्छा अब जो है ना आगे चलते हैं, मैं तो ये सिंपल जो क्वेश्चन है मैं बस एक्सप्लेन करते हुए आगे चल रहा हूँ। अगर मैं एक सीधी लाइन बना लूँ तो, सीधी लाइन बना लूँ तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा और एक एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ तो ये एक रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, कौन सी लेंथ। अच्छा ये देख लेते हैं हम, देखो ये 8 है ये 6 है, 8 माइनस 6 कर देंगे 2 आ जाएगा। अच्छा ये पूरा 8 है ये 4 है, 8 माइनस 4 कर देंगे तो 4 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, बस हाफ बेस इंटू हाइट ही लग जाएगा ना।
और ये क्या होगा 8 × 4। ठीक है, क्या आंसर है 32 + 4, आंसर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलता हूँ ताकि हम थोड़े ज्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके ना। ये सिंपल नहीं है, सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं क्वेश्चन। अगर इसका पार्ट ई सिर्फ देख लें, पार्ट ई के अंदर क्या करेंगे हम, इसमें भी ये लाइंस बन जाएंगी ऐसे ही। अगर मैं ऐसे लाइंस बना देता हूँ तो अब देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 रेक्टेंगल्स, पांचों रेक्टेंगल्स के एरिया निकालेंगे और हम क्या कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। क्या कह रहे हो? नहीं, और क्या ऑप्शन, कैसे होगा 2 लाइन से? देखो फिर से, ये अगर दो, अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि आप ये पूरा निकालते हैं, ये पूरा आप निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा ये निकाल लेते और उसमें से ये चार छोटे छोटे 1 2 3 4, चार छोटे छोटे माइनस कर लेते, एक ये ऑप्शन था बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहली लाइन मैंने ये बनाई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल। हाँ ये भी ठीक है, ओके ये भी। इसमें 1 2 और 3 तीन हो जाएंगे, आंसर सेम आएगा, तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये भी ठीक है, तीन हो जाएंगे, गुड। अच्छा ये कर लेंगे अगर हम तो, 1 2 3, तीन शेप्स हो गए, तीनों का हमने एरिया निकाला और ऐड कर लिया। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन ना? चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। इसके अंदर तो ऑलरेडी इन्होंने ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है, तो एक ये रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा और दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, टोटल 3 शेप्स हो गए अगेन इसमें भी। ठीक है, एरिया इसका निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 5 है, हाइट क्या होगी इसकी, हाइट 12 हो जाएगी, 10 + 2। देखो 10 सिर्फ यहाँ तक है ना, +2 12 हो जाएगी। फिर अगेन हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 × 12। और फिर लास्ट में क्या होगा हमारे पास, ये बताएं जरा। हाँ जी, लास्ट में जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, 15 - 8 कर लें तो ये 7 हो जाएगा। यस, 7 × 2। आई रिपीट वंस अगेन, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है कहते हैं ये फुल, दिस होल इज 15, 15 - 8 कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। अब कैलकुलेट करें इसको, 5 6 30, 8 × 12 96, 7 × 2 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं एक ये लाइन बना लूं, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं एक ये लाइन बना लेता हूं तो दिस इज वन शेप, और एक ये एक ट्रेपीजियम हो जाएगा और एक रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है, 20 × 30, ये रेक्टेंगल हो गया और ऊपर वाला ट्रेपीजियम है। अगर मैं एक और लाइन बनाता हूँ तो तीन शेप हो जाएंगे। मर्जी ये ट्रेपीजियम ही रखते हैं तब भी ठीक है, ट्रेपीजियम अगर हम रखते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, ये दो पैरेलल साइड्स हैं इसकी। ठीक है ना, ट्रेपीजियम के लिए क्या होगा, हाफ इंटू हाइट। ट्रेपीजियम की जो हाइट होती है वो क्या होती है, ये हाइट है, ये क्या होगी लेंथ बताएं, 20। थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, शेप नॉट ड्रॉन टू स्केल है, ये 40 - 20 करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन देखने में लग नहीं रहा। देखने में नीचे वाला जो है बहुत बड़ा लग रहा है, ऊपर वाला ये छोटा लग रहा है, बट इक्वल है। ठीक है, 40 - 20 ये 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। बताएं व्हाट आर द पैरेलल साइड्स, एक 25 है और एक 30 है। ठीक है, सॉल्व करें, क्या आंसर आएंगे, बन जाएगा, टोटल एरिया बन जाएगा 550 + 600, 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 7 देखो, two circles of radii 2 and 12 centimeter have the same center। दो सर्कल्स हैं, ठीक है, एक का रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, दूसरे का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हैव द सेम सेंटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। बहुत आसान है,
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या होगा? 2। पाई की वैल्यू बोला हुआ 3.14 लेनी है। जो क्वेश्चन ने बोला है ना, मैं वही लेनी पड़ेगी। हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। बताएं क्या आंसर होगा? यस, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल हो गया ये, छोट स्मॉलर सर्कल। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कैलकुलेट द एरिया बिटवीन द सर्कल्स शोन इन द डायग्राम। बिटवीन द सर्कल्स मतलब ये बीच वाला एरिया चाहिए हमें। बीच वाले सर्कल के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। यस, क्वेश्चन में जो बोला पाई की वैल्यू 22.7 तो कभी भी नहीं ले सकते जब तक सवाल में ना बोला हो। अपनी मर्जी से पाई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ ना, तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे? कैलकुलेटर में जो पाई होता है ना, वही दबा देंगे। ठीक है, 22.7 तो अपनी मर्जी से ले ही नहीं सकते। 22.7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब 22.7 से बहुत करीब होती है वैल्यू, लेकिन इट इज ओनली अलाउड फॉर द क्वेश्चन जिसमें बोला हो। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे समझते हैं तो पाई की वैल्यू 22.7 नहीं होती। पाई की वैल्यू 22.7 से काफी क्लोज होती है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला हुआ हो तो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए परमिशन होगी यूज करने की। जनरली हमेशा नहीं कर सकते हम। बताएं, एरिया ऑफ सर्कल लार्जर सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। लार्जर सर्कल का रेडियस क्या बताया हुआ था? 12 माइनस पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा? 2। स्मॉलर सर्कल का रेडियस 2 है ना। आंसर बता दें कैलकुलेट करके, लेकिन पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करें अपने अपने। ये वैल्यू तो वैसे, ये तो वैसे ही ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हम वो भी यूज कर सकते हैं। फाइनल आंसर है कितना? 439.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनेंगे। ये जो है एरिया ऑफ सर्कल वगैरह, ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है? हाँ, कहाँ काम आता है बताएं रियल लाइफ में। मतलब रियल लाइफ में जो है ये कई जगहों पे काम आ सकता है। इसमें एक बहुत बेसिक सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन करो भी पिज्जा खरीदने गए हो आप लोग। ठीक है, अब आपके पास जो है ना दो ऑप्शन है। पिज्जा खरीदने गए हो, दो ऑप्शन है भाई। एक लार्ज पिज्जा मिल रहा है आपको अगर, ठीक है, आजकल कितने का चल रहा है? हाँ, एक लार्ज पिज्जा एग्जाम्पल लेते हैं, मिल रहा है 1500 का। ठीक है, और रेगुलर पिज्जा अगर मिल रहा है आपको, फॉर एग्जांपल रेगुलर पिज्जा मिल रहा है अगर 750 का, मैं मतलब होगा नहीं इतने का, मतलब हो सकता है कि 1000 का हो, लेकिन मैं 50% कर रहा हूँ। चलो, मैं ये कर रहा हूँ कि भाई 750 का है। तो अच्छा भाई, ये कितने है? कहते हैं रेगुलर पिज्जा का जो है, जो रेडियस होता है वो होता है नॉर्मली 6 इंचेस। ठीक है, और लार्ज पिज्जा का जो रेडियस होता है वो होता है 8 इंचेस। ऐसा ही होता है क्या? है आजकल क्या चल रहा है भाई? लार्ज पिज्जा कितना चल रहा होता है? वो तो एक तो होता है जंबो, बहुत बड़ा होता है 20 इंचेस वाला। 20 जो 12 होता है, 12 का मतलब फिर ये 6 हो गया ना। 12 वो तो डायमीटर बताते हैं। अच्छा, पिज्जा वाले हमेशा डायमीटर बताते हैं। याद रखना, वो लोग रेडियस नहीं बताते कभी भी। जो बोलते हैं ना 13, ब्रॉडवे का मेरे ख्याल से 13 इंचेस का आ रहा था, वो लिख रहे होते थे, उनका स्लोगन भी था बिगर एंड बेटर। तो बिगर का मतलब नॉर्मली सब 12 इंचेस दे रहे हैं, तो उन्होंने 13 इंचेस कर दिया था। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड पे चलते हैं हम, 12 इंचेस अगर, तो रेडियस 6 हो गया और इसका रेडियस कितना हो गया? 4 हो गया रेगुलर का। अब मुझे बताएं कि भाई अगर 1500 रुपए मेरे पास हैं, दो लार्ज दो रेगुलर लूंगा या एक लार्ज? भाई दो रेगुलर में वैसे 6 पीसेस मिलेंगे, इसमें एक रेगुलर में 6 पीसेस मिलेंगे, इसमें भी कितने मिलेंगे? 6 पीसेस। लार्ज में कितने मिलेंगे? 8 पीसेस। 12 थोड़ी होते हैं लार्ज में। लार्ज में 8 होते हैं। भाई देखो, एक लार्ज में 8 पीसेस होते हैं, दो रेगुलर में कितने होंगे? 6 6। अब आप सोचें जरा, अगर प्राइस सेम हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, अक्सर बच्चे जाते हैं ना, बोलते हैं, अंकल वो पे एक 100 वाले फ्राइज दे रहे, नहीं नहीं, दो 50 50 वाले दे दो। हाँ, नहीं, एरिया निकालो। अब देखो, देखते हैं। भाई देखो, यहाँ से कॉमन सेंस अगर हम लगा रहे हैं तो हमें लग रहा है भाई कि इसके अंदर 6 और 6 12 पीसेस मिल रहे हैं, और इसमें 8 पीसेस मिल रहे हैं। अब लेकिन असल बात तो ये है ना कि रेगुलर के पीसेस थोड़े छोटे होते हैं, लार्ज के पीसेस बड़े होते हैं। हम चलेंगे एरिया के ऊपर। एरिया जरा कैलकुलेट करो। एक लार्ज का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई × 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 पाई। एक लार्ज का पिज्जा का एरिया हो गया 36 पाई।
और दो रेगुलर लेंगे तो उसका एरिया कितना होगा, पाई, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, एक का आ रहा है 16 पाई, दूसरे वाले का भी क्या आ जाएगा, 16 पाई। तो मतलब अगर आप दो रेगुलर पिज्जा भी ले लो, दोनों को मिला लो, तो कितने बन जाएंगे, 32 पाई, और एक लार्ज पिज्जा में उससे भी ज्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर आप एक लार्ज पिज्जा लेते हो तो वो ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू दो रेगुलर पिज्जा, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो, अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए पेट भरने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार, दो रेगुलर पिज्जा रखने के लिए अच्छे लगेंगे, उसके नंबर ऑफ स्लाइसेस ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोगों को मैं ऑफर कर सकता हूँ, तो इस लिहाज से, या फिर आपको लगता है कि मैं फ्लेवर्स दो रेगुलर पिज्जा में दो अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई कर सकता हूँ, तो फिर तो ठीक है, ये आप दो रेगुलर पिज्जा पे जा सकते हो। लेकिन वैसे अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो फायदेमंद कौन सा है, एक लार्ज, अगर खुद अपने खाने के लिए मंगवाना है तो एक लार्ज पिज्जा दो रेगुलर से ज्यादा बेनिफिशियल है। और कोई अगर आपके पास इसमें फीडबैक है तो मुझे बताएं। आप लोग भी इस्लामाबाद वाले भी, अजान वहाँ क्या सीन है भाई, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, ये चाय को ब्लर तो देखो कैसे कर रहा है, मैं अल्लाह ना करे कुछ और पी रहा हूँ। घर उठा देते हैं भाई, कोई गलत जो है रील ना बन जाए इसके ऊपर, भाई चाय है ना ये, ठीक है। तो अजान क्या सीन है भाई, अच्छा 70 की है, इस्लामाबाद भी 70 चल रहा है भाई। भाई 70 रुपए की एक चाय है, कितना प्रॉफिट होता है चाय में, नहीं सर, इधर बहुत महंगी है। पड़ती कितने की होगी चाय, एक सौ दस बीस रुपए सर। की अरे इतनी सस्ती भी नहीं है। चलें आज के कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो देखो, अगर ये 125 ml है, अगर ये 125 ml चाय है, 1 लीटर में क्या होते हैं 1000 ml, तो 125 से डिवाइड कर लो तो 1 लीटर में इसका मतलब है 8 कप बन जाएंगे। थोड़ा पानी वानी भी डालेंगे तो 10 कप तो लगा ही लो, चलो ना, बिल्कुल प्योर दूध की तो नहीं बनाएंगे चाय, ठीक है, थोड़ा सा पानी वानी भी डलेगा ही, ज़ाहिर है। तो 10 कप बन गए, ठीक है। तो कितने का लीटर चल रहा है भाई दूध, हाल में कोई लेने गया, मैं काफी अरसे से कुछ खरीदने नहीं गया, 220 तुम लोग आते होगे ना, तो जो है क्या कहते हैं, मेरे घर में मतलब मैं नहीं लेकर आता ना, और लोग हैं वो ले आते हैं घर वाले, तो भाई 22, तो 220 का है तो 22 रुपए का तो मिल्क चल गया इसमें। अब पत्ती वत्ती कितनी डल जाएगी ज्यादा से ज्यादा यार, एक चम्मच, अब देखो एक चम्मच कितने की है पत्ती, थोड़ा हिसाब लगाओ। नहीं एक है ना, नहीं एक कप में, एक कप में एक चम्मच ना, ग्राम, अब ये मुझे क्या पता। 1 ग्राम है, माशाल्लाह, देखो ये नॉलेज है ना, देखो ये नाम रोशन करेगी मेरा, ठीक है। अब ये चीनी, और 1 किलो चीनी 190 की है, 1 किलो में चम्मच कितने निकलेंगे, चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी बताएगा सही से हम लोगों को। यार एक एवरेज लगा लो भाई, 22 रुपए का दूध था, और ये सब कुछ चीनी ईनी और ये चम्मच पर 8 रुपए लगा लो, बस 30 रुपए से ज्यादा की चाय है नहीं। तो हम शुरू करें फिर बिजनेस, 30 रुपए की चाय है, 70 की बिक्री है, प्रॉफिट मार्जिन चेक करो कितना है, more than 100% प्रॉफिट। मतलब वो सब निकालेंगे ना, अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। हाँ, इस्लामाबाद वाले 120 की चाय पीते हैं भाई, वहां पर मिल्क भी तो महंगा होता है ना भैया, ऑल पर ऑस्ट्रेलिया की गाय मंगवाते हैं मिल्क के लिए। भाई थोड़ी बहुत मैथ्स इंसान इंसान को आनी चाहिए कि रियल लाइफ में कहीं उसको कोई बेवकूफ ना बना सके। थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंदा फारिग हो उसको बेवकूफ कोई बना दे, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आप अपने लाइफ रियल लाइफ के डिसीजंस जो है एक कैलकुलेटेड डिसीजंस लो, ताकि अब ये जरूरी नहीं कि आप वहां बैठे हो और आप कैलकुलेटर निकालो। देखो मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली, ये पिज्जा वाली कैलकुलेशन तो इतनी आसान है, आप मेंटली दिमाग में कर सकते हो, पाई की वैल्यू थोड़ी डालनी है। सिर्फ क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, यहाँ किसका स्क्वायर है 4 का, 16, तो 16 के दो ले लें हम, तो 32 बनते हैं, और एक ये के अंदर 36। अच्छा ये एग्जाम्पल मैं हमेशा दिया करता था बच्चों को, फिर मैं कैम्ब्रिज की वर्कशॉप लेने के लिए गया, तो वहां पर जो गोरा आया था एग्जामिनर, उसने भी यही एग्जाम्पल दी, ठीक है, लेकिन साथ में जो है उसने तो एक और पॉइंट भी बताया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसने कहा एक तो बात ये फायदा है कि आपको ये दो पिज्जा, एक लार्ज पिज्जा में दो रेगुलर से ज्यादा एरिया तो मिल रहा है, लेकिन खास तौर पे एक बात ये है कि ये दो रेगुलर पिज्जा लोगे तो आपको ये जो क्रस्ट है ये डबल मिलेगा, और क्रस्ट आमतौर पे लोग खाते नहीं है, पसंद नहीं करते, तो फिर फेल्ड हुआ तो फिर अलग बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, बाकी इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे, चाहे जब तक ठंडी ना हो जाए ना यार, आजकल ऐसी डील चल रही है।